everyone. I hope you are all well. So as you all know me, but जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज़ अमन सिंह कंवर और इस साल अगस्त 2024 में मैंने यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है एंड आई हैव गॉट 99.94 परसेंटाइल. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे मांग रहे थे मेरे नोट्स सोशियोलॉजी के एंड मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं. इनफैक्ट अभी भी मेरे हाथ में सिर्फ एक कागज़ है जिसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कुछ बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे जिन जिन चीज़ों ने हेल्प किया है या कैसे मैं चीज़ों को पढ़ता था, तो क्यों ना मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे लगा और आप क्या चाहते हो कि मैं और वीडियोस अपलोड करूं. एंड इफ़ यू लाइक दैट देन प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड मैं इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद देखूंगा कि अगर आपको समझ में आता है तो मैं इस तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करूंगा. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कार्ल मार्क्स से. देखिए, अभी मेरी एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा पिक्चर्स एंड ये सब कुछ या पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल नहीं होगी. जो भी आपको बस सुन के समझना पड़ेगा, बट मैं अपने से कोशिश करूँगा कि मैं एकदम बहुत बेसिक तरीके से समझाऊँ. ये मान के चलूँगा कि आपको इससे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था. एंड ऑल्सो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख लिया है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है. फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आई विल कवर इट इन अनदर वीडियो, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड आई होप दैट यू वुड लाइक इट. सो लेट्स बिगिन विद कार्ल मार्क्स. जितने भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी में है, कार्ल मार्क्स का नाम, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने कार्ल मार्क्स का नाम नहीं सुना है. तो बेसिकली कार्ल मार्क्स एक कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. सोशियोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं. जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हो तो उसको देखने का अलग नज़रिया होता है. देखो, कोई सोसाइटी को देखता है इस नज़रिए से कि सोसाइटी परफेक्ट है, सोसाइटी में सब कुछ अच्छा है. लेकिन कुछ लोग सोसाइटी को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यार सोसाइटी में सब कुछ ही बुरा है, यहाँ पे भी झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट. तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. मैं उस तरफ अभी नहीं जाऊँगा. एक सिंपल सी बात याद रखना कि जो कार्ल मार्क्स है वो कन्फ्लिक्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं. कन्फ्लिक्ट स्कूल का क्या मतलब है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है. जो कि समाज में सिर्फ चीज़ों में ये देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट है, नाम में ही कन्फ्लिक्ट है. जो ये देखते हैं कि हर जगह सिर्फ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि ये भी गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जो एक्चुअली बहुत रेवोल्यूशनरी होते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि कार्ल मार्क्स कन्फ्लिक्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं. तो बेसिकली कार्ल मार्क्स उस सेंचुरी के इंसान है. ये समझ लीजिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब चीज़ें थी. कार्ल मार्क्स वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं, वन ऑफ द बोल सकते हैं. इनसे पहले अगस्ट कोम्टे, सेंट साइमन, ये सब लोग भी थे. बट कार्ल मार्क्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से समाज को देखा. तो सबसे पहले एक चीज़ आपको कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखनी है. ही इज़ एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट. इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट का क्या मतलब है, इस तरीके से देखिए. इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट का मतलब ये है कि जो समाज में हर चीज़ को इकोनॉमी की दृष्टि से देखता है, मतलब पैसे की दृष्टि से. कार्ल मार्क्स का सिंपल सा मानना है कि समाज में कुछ भी हो रहा है वो इकोनॉमी की वजह से है. जैसे हम बोल सकते हैं ना कि अरे ये चीज़ ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से होती है, या हम बोल सकते हैं यार ये नहीं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम बोलेंगे कि पैसा ही सब कुछ है, राइट. वैसे ही कार्ल मार्क्स बोलते हैं इकोनॉमी सब कुछ है. इकोनॉमी की वजह से ही पूरे समाज में सब चीज़ें चलती है, पैसा बोलता है इन शॉर्ट. और इकोनॉमी से नेक्स्ट जो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर इसको एडिट करूँगा अच्छे से तो मैं इस चार्ट को यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा. तो बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे समझना है. कार्ल मार्क्स बोलता है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ होती है ना उसका बेस क्या है, इकोनॉमी है. इकोनॉमी हर चीज़ का बेस है. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हर, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग खड़ी है, उसका बेस बना होता है किसी चीज़ का, फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी होती है, राइट. तो सिमिलरली ये समझना है कि जो बेस है, जिसको या वो बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वो क्या है, दैट इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी पे सब चीज़ें चलती है. वो बोलता है यहाँ पे इकोनॉमी है एंड जो उसके ऊपर सब चीज़ें हैं जिसको वो बोलता है सुपर स्ट्रक्चर. क्या बोलता है, सुपर स्ट्रक्चर. और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, सुपर स्ट्रक्चर में आता है हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी किनशिप, मैरिज, फैमिली, एजुकेशन,
पॉलिटी। वो बोलता है कि इकोनॉमी सब कुछ डिसाइड करता है। आपके पास पैसा है, उसी से ही फैमिली रिलेशनशिप्स चलते हैं आपके। पैसा ही हर चीज़ को ड्राइव कर रहा है हमारे समाज में, इन शॉर्ट। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। और वो एक और चीज़ क्या बोलते हैं, जो आपका बेस है ना, वो 2 चीज़ों से बना होता है। पहली चीज़ है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये दोनों चीज़ें क्या है? प्रोडक्शन तो आपको पता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को पैदा करना। लेकिन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सिंपल सी चीज़ है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को आप समझ सकते हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे प्रोडक्शन हो रही है। अब आप देखो ना, अल्टीमेटली इकोनॉमी कैसे चल रही है? कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, फ़ोन की प्रोडक्शन हो रही है, गाड़ियों की, मशीनरी की, राइट? तो वो बोलते हैं कि ये बेस है हमारा, इससे सब चीज़ें चलती है, फिर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इससे चलता है। देखो ना, रियलिटी है ये। अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मैंने कैसे समझता हूँ कि देखो, ईवीएम मशीन्स हैं, ठीक है, वो उसकी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेस में आ गया आपकी ईवीएम मशीन। लेकिन उससे अल्टीमेटली क्या होता है, हम वोट देते हैं, इलेक्शंस करते हैं। बेस आप मान सकते हो मोबाइल सिस्टम, ठीक है, मोबाइल आपका एक बेस हो गया, ठीक है, इस तरीके से सब, जो मोबाइल आपका बेस है, मोबाइल की प्रोडक्शन हो गई। अब उससे क्या रिलेशन जोड़ सकते हो आप, कि उससे सुपर स्ट्रक्चर कैसे जुड़ा है? मोबाइल में हम वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, आप उसको फैमिली के अंदर ले सकते हो कि हम फैमिली से वीडियो कॉल करते हैं, दूर दराज से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं, उस पर अपना बिजनेस चला सकते हैं। हम और क्या करते हैं, फ़ोन में हम कितनी चीज़ें करते हैं, हम अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसका यही बोलने का मतलब है कार्ल मार्क्स का, कि जो बेस है वो सब कुछ डिसाइड करता है। जितना भी हमारा सुपर स्ट्रक्चर है समाज में, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो उस पर डिपेंड करती है, बेस पे। ये मैंने इस एग्जाम्पल से समझा था इस कॉन्सेप्ट को। अब बेस 2 चीज़ों से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप दिमाग का यूज़ कर सकते हो आप, लेबर पावर का यूज़ हो सकता है, आपकी इंटेलेक्चुअल का यूज़ हो सकता है। वो कौन कौन से कारण है जिससे प्रोडक्शन हो रही है? बोलते नहीं हम इकोनॉमी में, लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल, वो सब चीज़ें, वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आती है। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें आप एक रिलेशनशिप में एंटर होते हो। जैसे कोई आपका बॉस होगा, आप उसके वर्कर होंगे, ठीक है? आप कहीं पे भी जाओगे, कोई प्रिंसिपल होगा, एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप एजुकेशन सिस्टम में देख लो, स्टूडेंट्स एक रिसीविंग एंड पे वो फीस पे करते हैं, टीचर उनको एजुकेशन दे रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से आप एक और चीज़ पे, एक नए टॉपिक पे जा सकते हो, कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में ये जो आपने बात कही, जो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसमें जो कुछ लोग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, कुछ होते हैं नॉर्मल वर्कर्स होते हैं। तो जो भी ओनर्स होते हैं, कार्ल मार्क्स उनको कहते हैं बुर्जियोजी, ठीक है, क्या वो बोलते हैं, बुर्जियोजी। और जो वर्कर्स होते हैं उनको वो बोलते हैं प्रोलिटेरिएट्स। क्या बोलते हैं, प्रोलिटेरिएट्स। ऑल्सो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो बुर्जियोजी हैं और जो प्रोलिटेरिएट्स हैं, उनका रिलेशन ना एंटागोनिज्म का है, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है उनका। जो बुर्जियोजी है, आप सिंपल शब्दों में ये समझिए, जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो रूलिंग क्लास है, जो माइनॉरिटी है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया में सारी वेल्थ एक्यूमुलेट की टॉप 5% लोगों ने या टॉप 3% लोगों ने, बाकी सबके पास तो पैसा है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम सब क्या है, प्रोलिटेरिएट्स है। जो अंबानीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स हैं, वो क्या है, वो बुर्जियोजी है एक तरह के, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि उनका और हमारा जो रिलेशंस है वो एंटागोनिज्म का है, मतलब हमको एक्सप्लॉइट करके ही उनका घर चलता है। अल्टीमेटली ही सेज कि हम में और उनमें हमेशा एक क्लास स्ट्रगल रहता है, एक क्लास स्ट्रगल रहता है। एंड हम लोगों के पास उनको बेचने के लिए सिर्फ लेबर पावर है। व्हाट वी सेल देम, हम कोई उनको क्या बेच रहे हैं, हम अपनी लेबर पावर, हम उनके लिए काम करते हैं, हम अपनी लेबर बेचते हैं और उससे उन लोगों का घर चलता है। फॉर एग्जांपल, हम जियो का फ़ोन यूज़ करते हैं, हम जियो का डेटा यूज़ करते हैं, हम सब कुछ इतना, हम किसका, अंबानी की जेब भर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। ऑल्सो वो एक और चीज़ क्या बोलते हैं कि जो बुर्जियोजी हैं और जो प्रोलिटेरिएट्स हैं, इनको वो बोलते हैं ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लास है। ये PYQs में आया था, आई एम जस्ट सेइंग इट, कि इनको उन्होंने वर्ड दिया है, एक नॉर्मल सा वर्ड, कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लासेस हैं। और इन दोनों क्लास के बीच में एक आते हैं पिटी बुर्जियोजी। पेटी बुर्जियोजी कौन होते हैं, इन दोनों के बीच, मतलब ये अमीर और गरीबों के बीच में एक क्लास आती है, काइंड ऑफ मिडिल क्लास समझ लीजिए, जिनको वो बोलते हैं पेटी बुर्जियोजी। पेटी बुर्जियोजी का क्या मतलब है
या तो जो बहुत अमीर थे पहले वो थोड़े कम अमीर हैं अब, या जो थोड़े पहले लोअर क्लास के थे वो थोड़े अपर में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज जैसे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, कल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो मैं थोड़ा पेटी बुर्जुआजी में आ गया। या कोई एक्टर्स था, एक्टर एक्ट्रेस थी, अब उसका इतना काम नहीं है, वो अब नॉर्मल घर पे बैठ के कुछ करती होगी, वीडियो बनाती होगी यूट्यूब पे, तो वो भी पेटी बुर्जुआजी की क्लास में आ गई। तो पेटी बुर्जुआजी जो है वो एक ट्रांजिशनल क्लास है, मतलब वो ज़्यादा अमीर भी हो सकते हैं या कल दिन को गरीब भी हो सकते हैं, तो ये ट्रांजिशन में चली रहती है, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। अब एक और आइडिया है इनका जिसको वो बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? बेसिकली कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया हेगल से लिया था। हेगल ने आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। अब डायलेक्टिकल क्या होता है? देखो, दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये हेगल ने कहा था कि थीसिस होती है, फिर एक एंटी थीसिस होती है। मतलब एक कोई थॉट है, मैं बोलूँगा कि यार राम इज़ अ गुड बॉय, कोई बोल रहा है राम इज़ अ बैड बॉय, ठीक है। एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है, एक थॉट है, उसको कोई दूसरा थॉट अपोज कर रहा है, एंड देन देयर कम्स सिंथेसिस, ठीक है। इन दोनों का एक सिंथेसिस हो जाता है। यही चीज़ हेगल ने सिर्फ आइडियाज़ पे सोचा। हेगल बोलता है कि समाज में ना सब कुछ आइडियाज़ पे चल रहा है, वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को आइडिया से सोचता है कि एक थॉट ये है, दूसरा थॉट अपोजिंग थॉट आ गया, ये थीसिस है, ये एंटी थीसिस है, देन उनका एक सिंथेसिस बन गया, ठीक है। ये हेगल ने कहा। कार्ल मार्क्स ने बोला कि यही चीज़ तो हम समाज में भी देख रहे हैं, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस को हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं। दो क्लासेस है, दोनों के बीच में एंटागोनिज्म का रिलेशनशिप है, एक बहुत रिच है, एक बहुत पुअर है, दोनों अपोजिंग है, एंड देन कम्स समथिंग न्यू आउट ऑफ इट विच ही कॉल्स, विच मतलब दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, इसको वो लगाते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। मटेरियलिज्म क्या है? कोई भी चीज़ जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल पैसा, गाड़ी, जो टेंजिबल है, दैट इज़ मटेरियल, राइट। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? मेरे को देखो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझने में बहुत दिक्कत आई। मैं इसको ऐसे समझता हूँ, थ्रू आउट हिस्ट्री कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का क्या मतलब था कि समाज में सब लोग सेम थे, एक सेम दर्जे पे थे, सब लोग बराबर थे। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, खा रहे हैं, बस इतना ही काम था। लेकिन धीरे धीरे इंसान की लालसा बढ़ी, उसने नेचर पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। उसको पता चला अरे ये फायर है, अब तो मैं इसको खाने को मतलब पका के खा सकता हूँ, या मेरे पास अब क्या है, मेरे पास तीर कमान है, मैं पशु को मार सकता हूँ, और मेरे पास कुल्हाड़ी है तो मैं पेड़ काट सकता हूँ। तो इस तरीके से हम आए एंशिएंट सोसाइटी में या ट्राइबल सोसाइटी में, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी से स्टार्ट हुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कहाँ से हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई? प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होगी जब इंसान नेचर पे कंट्रोल पाता है, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अब आप सच्ची सी बात है ना, आप सोचो मैं खाना उगा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं सेल्फ सस्टेनेंस है। यहाँ पे क्या रिलेशन है अमीर गरीब के? कुछ नहीं हुए, सब सेम सा काम कर रहे। लेकिन जिस दिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आता है किसी और से, तब मैं उनसे थोड़ा ऊपर चला जाऊँगा। तो वो यही कहते हैं कि जब हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, मतलब प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल इनिशियल, और कम्युनिज्म मतलब बराबर, इस तरीके से समझो इसको। तो जो पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेज आता है, दैट इज़ एंशिएंट सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ हैव्स बने, कुछ हैव नॉट्स। हैव्स मतलब जिनके पास थोड़ी पावर आई, हैव नॉट्स मतलब जो थोड़े, जिनके पास कुछ था नहीं, राइट। तो इस तरीके से कुछ लोग ऊपर थे, कुछ लोग नीचे थे, उनमें थोड़ी वो हुई, लड़ाइयाँ चली, उनमें कुछ क्लास स्ट्रगल हुआ, एंड हमने प्रोडक्शन में थोड़ा एडवांसमेंट की, और हम पहुँचे फ्यूडल सोसाइटी में, ठीक है। फ्यूडल सोसाइटी में जब हम पहुँचे सेकंड स्टेज में, तो वहाँ पे अगेन हमने देखा कि कुछ लोग लॉर्ड्स बन गए, कुछ सर्फ्स बन गए। मतलब कि लॉर्ड्स वो थे जिनके खेतों में सर्फ्स काम करते थे। इन शॉर्ट, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टेक्निकल कुछ ना बोलूँ, ऐसे सरल शब्दों में समझाऊँ कि आपके माइंड में एक ब्रीफ सा आइडिया बैठ जाए और आपका रिवीजन हो जाए। तो लॉर्ड्स क्या करते थे, सर्फ्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। और जब सर्फ्स ने रेबेलियस हुए, जब उन्होंने रेवोल्यूशन की, तो हम एक नए मोड ऑफ प्रोडक्शन में पहुँचे, जो कि है कैपिटलिज्म, जहाँ हम आज हैं। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है? अगेन फैक्ट्री सिस्टम है, जहाँ पे आप देखोगे कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ वर्कर्स हैं,
और कुछ मालिक होते हैं जो उनको दिन भर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे आप देखोगे कई लोग दुकानों में काम करते हैं, उनको 8,000 सैलरी देंगे पर उनसे एकदम कुत्तों की तरह काम करवाएंगे, बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाएंगे। तो दैट इज़, फिर वो बोलते हैं, ये कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो भी प्रोलिटेरिएट्स हैं वो क्लास रेवोल्यूशन लाएंगे। वो क्या बोलते हैं कि अभी ना जितने भी वर्कर्स हैं वो क्यों रेवोल्यूशन नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर क्लास कॉन्शियस नहीं है। उनका सिंपल सा मानना है कि भाई, उनको ये बोलते हैं फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। वो बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। वो बोलते हैं अभी फॉल्स कॉन्शियसनेस है, देन मतलब कि क्लास इन इटसेल्फ है, अपने अंदर ही वो लिमिटेड है। देन उनके अंदर थोड़ी अवेयरनेस जागेगी, थोड़ी रेवोल्यूशन आएगी, देन उनको अवेयरनेस आएगी कि अरे हमारे साथ तो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। उनके अंदर जब वो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जागेगी, वर्कर्स इकट्ठे होंगे, देन दे विल मेक अ क्लास फॉर इटसेल्फ। वो रेवोल्यूशन लाएंगे एंड देन हम एक नए मोड ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे जिसको वो बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है, वैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलिज्म में वो ये कहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए वर्कर्स रेवोल्यूशन लाएंगे और वो थोड़े टाइम के लिए डोमिनेट करेंगे इन लोगों को, किनको, जिन्होंने उनको आज तक एक्सप्लॉइट किया था। बट उनको एक टाइम के बाद रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, एंड देन लास्ट में कम्युनिज्म आएगा। मतलब कम्युनिज्म आएगा जहाँ पे सब बराबर होंगे फिर से। और कार्ल मार्क्स ने एक कितना अच्छा थॉट दिया है, वो कहते हैं कि फिर सोसाइटी एक्चुअल में ट्रू सेंस में फ्री होगी। अब आप सोचो ना, आज अगर मैं आईएएस या आईपीएस या आप में से कोई डॉक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर या इंजीनियर बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने बोला कि ये कुछ चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें रिवॉर्डेड है। अगर आज आप यहाँ हो तो आपको कम रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पहुँचोगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सोचो, जब ये सब चीज़ें होगी ही नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू ऑल्सो थिंक कि जब ये चीज़ें हैं ही नहीं समाज में, तब आप एक्चुअल में जो हो आप वो काम करोगे। इन शॉर्ट, जब मेरे को पता है कि सबको, अब ये सोचो अगर सबको सेम सैलरी मिल रही है, एक मैनुअल स्कैवेंजर जो सीवेज साफ करता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक पॉलिटिशियन, एक ब्यूरोक्रेट, हर एक को अगर सेम सैलरी मिल रही है, तो आप सोचो कि कितने लोग फिर भी एक्चुअल में आईएएस बनना चाहेंगे। तो ये यही कहते हैं कि एक्चुअल में तब ट्रू फ्रीडम आएगी, तब एक्चुअल में आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। एंड इसके अलावा देयर कम्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। अब एलियनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? जब आप ये सोचो, कॉर्पोरेट में मेरे कई दोस्त काम करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई पैसा हम अच्छा कमा रहे हैं बट कुछ सेंस ऑफ पर्पस ही नहीं है लाइफ में, ऐसा लगता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं एलियनेशन के लिए? कि एलियनेशन ना एक काइंड ऑफ फीलिंग है जो आपको आइसोलेट करती है, अकेलापन लाती है। मैं एकदम सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, वैसे तो वो बोलते हैं इट्स अ फीलिंग ऑफ डिसएंचेंटमेंट, एस्ट्रेंजमेंट एक्सेट्रा, brings you in isolation or something like that। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि फैक्ट्री में आप जाओगे, जब जैसे मेरी बुआ जी काम करते थे एक फैक्ट्री में, तो वो कहते थे कि अरे हमें कुछ काम नहीं रहता, हमें एक जगह पे खड़े रहना है, प्लेट्स आती रहेंगी या कुछ ना कुछ शूज़ आते रहेंगे, हमें उसको पैकेजिंग करनी है, एक बक्से में डालनी है, नेक्स्ट। हमें अलाउ नहीं था कि हम किसी साथ वाले बंदे से बात कर रहे हैं, और लंच इतना स्ट्रिक्ट था कि आधे घंटे का लंच है, फटाफट जाओ और काम पे लग जाओ। छुट्टियाँ बहुत कम मिलती थी, इंसान बीमार हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतनी एक्सप्लॉइटेशन होती है फैक्ट्री में। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये फीलिंग जो आती है ना आपको आइसोलेशन की, इसको वो बोलते हैं एलियनेशन। और एलियनेशन 4 तरह की है। पहली है एलियनेशन फ्रॉम दी प्रोडक्ट। एलियनेशन फ्रॉम दी प्रोडक्ट मतलब कि मान लो मैं एक वर्कर हूँ और मैं शूज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं हूँ जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं दिन में 100 शूज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मज़े की बात देखो कि मैं ही उसको ओन नहीं करता। अगर मेरे को वही शूज़ खरीदना है तो मेरे को खुद मार्केट में जाके उतने दाम पे उसको खरीदना पड़ेगा। तो एलियनेशन फ्रॉम दी प्रोडक्ट। सेकंड, एलियनेशन फ्रॉम दी प्रोसेस। मेरा कोई से नहीं है कि भाई मेरे को शूज़ नहीं बनाने, कल से मेरे को घड़ियाँ बनानी है, या परसों से मेरे को कॉपियाँ बनानी है, या ये प्रोसेस ऐसी नहीं ऐसी करो, या शूज़ का डिज़ाइन चेंज करो। मेरे से में कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा वर्कर हूँ, तो आई एम ऑल्सो एलियनेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। थर्ड इज़ एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स। आप वहाँ पे जाके गप्पे नहीं मार सकते कि हाँ जी बता क्या चल रहा है तेरे घर में, कैसे क्या हो रहा है। नो, यू वर्क इज़ सो मच कंपार्टमेंटलाइज्ड मतलब कि आपको फिक्स बोला गया है, मतलब आप बात ही नहीं कर सकते साथ वाले से, आपको अपने काम पे फोकस करना है। इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी हैवी प्रोडक्शन हो रही है कि आप सामने वाले से क्या ही बात करोगे। एंड नेक्स्ट कम्स एलियनेशन फ्रॉम वन सेल्फ। ये लास्ट वाली एलियनेशन है, कार्ल मार्क्स बोलता है ये सबसे बड़ी वाली है, जहाँ पे इंसान को डिप्रेशन हो जाएगा।
आप खुद सोचो, अपने आप को वहाँ पे रख के सोचो कि ये स्टूपिड सा काम आपको रोज़ करना पड़े। मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज़ क्या करना है, आपकी जो पेन है ना, ये पेन वहाँ से उठा के वहाँ रखना है, वहाँ से उठा के वहाँ रखना है। आप पागल नहीं हो जाओगे कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए की है। तो ये सबसे बड़ी एलिनेशन होती है जहाँ पे वो बंदा सोचता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग। लेकिन वो ये भी बोलते एक पॉजिटिव सेंस में कि तब इंसान जागेगा, तब उसको रियलाइज़ होगा जब एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ होगा कि आई हैव टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। ऑल्सो एक और चीज़ बताता हूँ, कार्ल मार्क्स ने एक कोटेशन दी थी कि कैपिटलिज्म हैज़ इट्स ओन सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या है इसका, कि कैपिटलिज्म ने खुद वो सीड्स बोए हैं जो कल उसको अपने आप डिस्ट्रक्ट करे, वो खुद को तबाह करेगा। कैसे? अभी आप देखो, कार्ल मार्क्स का एक सिंपल सा मानना है कि आपको जो भी फ़ायदा होता है ना आपके पास, एक्चुअल में कैपिटलिज्म क्या है, इट इज़ जस्ट प्रॉफिट मेकिंग। आप बस प्रॉफिट बनाना चाहते हो। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता है आपको जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो मिलता है आपको लेबर से। आपको एक सरप्लस वैल्यू होती है। सरप्लस वैल्यू क्या होती है, ये मान के चलो कि मेरे को पैसा तो मिल रहा है 10,000, लेकिन मेरे से वो काम निकाल रही है 20,000 का। मतलब मेरे को लेट्स से कि दिन में मतलब मेरे को 100 शूज़ प्रोड्यूस करने थे, ठीक है, लेकिन वो मेरे से प्रोड्यूस करवा रहे हैं 200। तो जो मैं एक्स्ट्रा 100 शूज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, सेम टाइम सेम है, मतलब एक्स्ट्रा काम जो आपको देते हैं वो बोलेंगे कि हम आपको जो 10,000 दे रहे हैं वो हम आपको 200 शूज़ का दे रहे हैं, अब 100 शूज़ का नहीं दे रहे। एक्चुअल में देना वो 100 शूज़ के लिए चाहिए था। तो सरप्लस वैल्यू, तो एक्चुअल में जो वो सरप्लस वैल्यू है उसी के बेसिस, वो सरप्लस वैल्यू इज़ द बेस ऑफ योर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि आपका एक्सप्लॉइट करके वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैक्सिमम हम AI, डेटा साइंस, हम मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप मशीनरी पे डिपेंड कर रहे हो, मशीन से आपने प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा खरीद ली, लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं है। मेरे पास जेब में पैसा है नहीं। अब आप खुद सोचो, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है तो मैं चीज़ें कैसे खरीदूंगा। आपने मशीन से प्रोड्यूस तो करवा ली चीज़ें, पर मेरे पास जॉब थी नहीं तो मेरी जेब में पैसा था नहीं, तो मैं चीज़ें कैसे खरीदूँ। तो इट मीन्स आपने सप्लाई इतनी ज़्यादा कर दी लेकिन डिमांड तो है ही नहीं। अब मान लो ना 100 शूज़ है मार्केट में, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है 2 शूज़ खरीदने का भी। तो आपके पास इतनी प्रोडक्शन होगी लेकिन खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका लॉस हो गया ना। जब कोई खरीद ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे उन शूज़ का। तो कैपिटलिज्म हैज़ इट्स ओन सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जब मशीनरी बढ़ेगी और आपको ह्यूमंस को आप हायर नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो ह्यूमन की लेबर है वही आपका सोर्स है सरप्लस वैल्यू का। और जब सरप्लस वैल्यू ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको, राइट। तो ये चीज़ भी हो गई। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने एक और चीज़ कही है विच इज़, ये वाला बता देता हूँ आपको पहले कॉन्सेप्ट, लंपन प्रोलेटेरिएट। एक और कॉन्सेप्ट है लंपन प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट से भी नीचे, जो एकदम हाउसलेस है, जिनका घर रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, जो मतलब गरीब से भी गरीब है, उनको वो बोलते हैं लंपन प्रोलेटेरिएट्स। एक और कॉन्सेप्ट है कमोडिटी फेटिशिज्म। कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब ये होता है, कमोडिटी क्या हुआ, कोई वस्तु, और फेटिशिज्म बोल सकते हैं हम ऑब्सेशन। जब आप किसी चीज़ से इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ कि आप उसकी वैल्यू भूल जाओ। मान लो कोई बंदा बोले शो ऑफ करके, भाई मेरे को ना लेदर का जैकेट पहनने का बहुत शौक है, मैं सिर्फ लेदर का जैकेट पहनता हूँ, मेरा जैकेट 10,000 का देख, और उसका शो ऑफ कर रहा है। लेकिन वो ये भूल गया है कि ना जाने कितने जगह एनिमल क्रुएलिटी होती होगी। वो जो लेदर निकालते हैं वो कितनी एनिमल क्रुएलिटी से निकाला जाता है। या लेट्स से आप ज़ारा का पर्स लेना पसंद करते होंगे, लेकिन हो सकता है वो बांग्लादेश में या साउथ अफ्रीका के किसी छोटे सी जगह में चाइल्ड लेबर करवा के वो लेते होंगे। तो अल्टीमेटली आप ये देखो ना कि चीज़ें, आप इससे समाज को थोड़े ओपन पर्सपेक्टिव से देखते हो कि जिस दिन मैं ये चीज़ों की डिमांड ख़त्म कर रहा हूँ तो उस दिन चाइल्ड लेबर भी शायद नहीं होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब चली जाए और उनके पास एक अकेला ऑप्शन हो। मतलब यू सी दैट सोसाइटी कितनी डायनेमिक है। सो आपका पर्सपेक्टिव भी कितना ब्रॉड होता है ये चीज़ें पढ़ के। There is one more concept, and it is according to me the last concept to discuss today, which is reserve army of labor. Reserve army of labor का क्या मतलब है? कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं हमारे समाज में एक आर्मी है जो रिजर्व्ड है। अगर जैसे मैं आज ये बोलूँगा ना कि भाई मेरे को नहीं करनी जॉब, फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलूँ कि एक दिन मेरे बॉस ने भी एक बंदे को कहा था ये चीज़ कि तेरे को नहीं करनी जॉब तो निकल, दूसरा पकड़ लेंगे। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का ये मतलब है कि आज के टाइम में जैसे जॉब की इतनी किल्लत है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब कुछ है, जॉब
कम है और इतने लोग जॉब करना चाहते हैं, तो अगर कोई बंदा ज़्यादा तमाशा दिखाएगा ना कि मेरे को जॉब नहीं करनी, तो उसको आज यूँ निकाल देंगे और उनके पास पहले से रिजर्व्ड है इतने सारे लोग कि चल नेक्स्ट तू आ जा। वो मोस्टली बोलते चिल्ड्रन एंड women आर द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, बट इन शॉर्ट आप इसको समझ सकते हो, जितने भी अनएम्प्लॉयड जो कि जॉब की डिमांड कर रहे हो, वो तो बोल देगा ना कि भाई आप इसको 15,000 देते थे, मैं 10,000 में जॉब करने को रेडी हूँ, या मैं कोई बोलेगा मैं 8,000 दे दो सर, मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। तो दैट इज़ रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर। मैंने कोशिश की गाइस कि मैं इसको सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाऊँ, मेरा भी एक रिवीजन हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ इसमें जितना लिखा था, जितना मेरे दिमाग में चीज़ें थी, आई होप सो कि मैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो इम्पॉर्टेंट था ना भूला हूँ। मैंने सब कुछ ही समझा दिया ऑलमोस्ट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ कंसिडर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and then I will bring more thinkers, and do let me know in the comment section. Thank you so much